लेकिन इतिहास जहाँ अनेक वीर पुरुषों के वीरतापूर्ण कार्यों से भरा पड़ा है, वहाँ स्त्री जाति के इस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यकलापों का प्राय अभाव है। वहाँ सर्वत्र नारी को मानसिक रूप से दास बना देने की ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। मेवाड़ का अथवा राजपूताने का अन्य राज्यों के इतिहास में जौहर व्रत की मुक्त कंठा से प्रशंसा की गई है और उस काल में भारतीय नारी इतनी निर्बल हो गई थी कि वह शत्रु के समक्ष शस्त्र उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह शत्रु का सामना करने की अपेक्षा अग्नि में जल मरना गौरवपूर्ण समझती थी। इसे सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय नारियों की इस दास्तापूर्ण मानसिकता को ध्वस्त कर नारी के अबला होने की उस मिथ्या धारणा को निराधार कर दिखाया। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी महारानी लक्ष्मीबाई की, जो शताब्दियों से भारतीय जनमानस में अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी अबला नहीं है, उसे मानसिक रूप से अबला बना दिया गया है। यहाँ स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद जौहर किया करती थीं, वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से यह बताया कि स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं। समय आने पर वह सबला ही नहीं अपितु परम वीरांगना भी बन सकती हैं। यूं से चली आ रही दास्ता की निद्रा से सोई हुई भारतीय नारी को उसकी निद्रा से जगाया और इतिहास में एक सर्वथा नवीन गरिमामय अध्याय की गर्जना की। निसंदेह महारानी लक्ष्मीबाई नारी जाति का गौरव ही नहीं, एक प्रातः स्मरणीय ऐतिहासिक विभूति है। महाराष्ट्र में सतारा के पास कृष्णा नदी बहती है। इसी कृष्णा नदी के तट पर बाई नामक एक गांव है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी जब अयोग सिद्ध हुए और साम्राज्य पर पेशवाओं का अधिकार हो गया, तो पेशवाओं के शासन काल में इसी बाई गांव के कृष्णराव तांबे नामक एक ब्राह्मण किसी उच्च राजकीय पद पर नियुक्त थे। उनका बलवंत नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत वीर तथा पराक्रमी था। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर पेशवा द्वारा उन्हें सेना में एक सम्मानित पद दिया गया था। इस प्रकार पिता पुत्र दोनों पर पेशवाओं की हमेशा ही कृपा दृष्टि बनी रही और दोनों उच्च पद पर आसीन रहे। स्पष्ट है कि दोनों ने अपने अपने पदों पर योग्यता से कार्य किया, अन्यथा इस कृपा का परंपरागत रूप से बना रहना संभव ही नहीं होता। बलवंत के दो पुत्र हुए, मोरोपंत तथा सदाशिव। इस परिवार पर पेशवाओं की कृपा दृष्टि 2 पीढ़ियों से बनी आ रही थी। तीसरी पीढ़ी में भी यह परंपरा अक्षुण्ण रही। पेशवा बाजीराव द्वितीय के भाई चीमाजी आपा साहब तथा मोरोपंत में अंतरंग मित्रता थी। सन 1818 में जब पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों से 8 लाख वार्षिक की पेंशन लेकर पद से त्याग पत्र दे दिया, तो अंग्रेजों ने चीमाजी आपा साहब के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह पेशवा का पद स्वीकार कर ले, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन अधिकार विहीन पेशवाई को वह अर्थहीन समझते थे। उसके बाद वे बनारस चले आए और वहीं रहने लगे। उनके बनारस आ जाने पर मोरोपंत तांबे भी बनारस आ गए। वह चीमाजी आपा साहब के सचिव का कार्य करते थे, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। वहीं मोरोपंत तांबे, जिन्हें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनकी पत्नी का नाम भागीरथी बाई था, जो अत्यंत रूपवती, पतिपरायणा, सुशीला
तथा व्यवहार कुशल महिला थी। दोनों पति पत्नी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। पंत की पत्नी भागीरथी बाई ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी संवत 1891 अर्थात 16 नवंबर सन 1835 ईस्वी के दिन एक कन्या को जन्म दिया। यही कन्या आगे चलकर इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। कन्या के जन्म पर मोरोपंत और उनकी पत्नी भागीरथी बाई को अपार हर्ष हुआ। उनके सभी संबंधियों तथा परिचितों ने उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति पर बधाइयाँ दी। कहा जाता है इस कन्या के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या राजलक्ष्मी युक्त तथा अनुपम शौर्यशालिनी होगी। उस समय नवजात अबोध बालिका के शांत सौम्य एवं निश्चल मुख को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह बालिका अपनी स्वाधीनता प्रेम तथा राज्य की रक्षा के लिए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की सर्जना करेगी। माता पिता ने इस कन्या का नाम मन्नूबाई रखा तथा प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। मन्नूबाई चंद्रमा की कलाओं के समान स्नेह स्नेह बढ़ने लगी। इसी बीच मोरोपंत को एक भीषण आघात लगा। उनके परम दयालु आश्रयदाता चीमा जी आपा साहब का देहावसान हो गया। एक सच्चे सुहृदय के चल बसने पर मोरोपंत आश्रय विहीन हो गए थे। उनके पास आजीविका निर्वाह का भी कोई साधन नहीं रह गया था। उनके सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस संकट की घड़ी में उन्हें पूर्व पेशवा बाजीराव ने आश्रय देकर अपनी कुल परंपरागत उदारता का परिचय दिया, जो स्वयं इस समय महाराज छोड़कर उत्तरी भारत से निर्वासित जैसा जीवन यापन कर रहे थे। मोरोपंत बाजीराव की इस उदारता के अभिभूत होकर उन्हीं के आश्रय में रहने लगे। उन्हें अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में कोई कठिनाई नहीं हुई। बालिका मन्नूबाई अपने माता पिता के साथ बनारस छोड़कर बाजीराव के आश्रम में आ गई थी। यहीं उनका बचपन बीता। अभी वह 3-4 वर्ष की ही थी कि दुर्भाग्य से उनको एक क्रूर विषाद का सामना करना पड़ा। उनकी माँ भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। पिता एवं पुत्री दोनों के ही लिए ये भयंकर आघात था। बालिका मन्नूबाई भले ही मृत्यु का अर्थ भली प्रकार नहीं समझ सकती थी, फिर भी माँ के अभाव का उसके अबोध मन पर भारी आघात पहुंचा होगा। मोरोपंत को भी जीवन संगिनी के वियोग से भीषण आघात लगा, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और कर्तव्य का निर्वाह करने लगे पूरे मनोयोग से। उन्होंने पुत्री मन्नूबाई को माँ के अभाव का जरा भी अनुभव नहीं होने दिया और स्वयं ही उसका लालन पोषण करने लगे। पिता और माँ दोनों का दायित्व वो अकेले ही निभाने लगे। ये बालिका मन्नूबाई पिता की छत्र छाया में पलने और बढ़ने लगी थी। मोरोपंत जहाँ जाते उसे अपने साथ ले जाते। उनका उठना बैठना प्रायः पुरुषों के साथ ही होता था और मन्नूबाई भी उनके साथ रहती। बालिका मन्नूबाई बाल्यकाल से ही बड़ी नटखट और सुंदर थी। वो पिता के साथ बाजीराव के पास जाती रहती। पेशवा बाजीराव का उस पर अपार स्नेह था। वह मन्नूबाई को छबीली नाम से पुकारते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय पुत्रहीन थे। उन्होंने 7 जून 1827 को एक 2.5 वर्षीय बालक गोद लिया। यही बालक आगे चलकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अप्रतिम महारथी नाना साहब पेशवा बना। महाराष्ट्र के माथेरन पहाड़ी की घाटी में एक गांव है बेनुग्राम। इसी बेनुग्राम ने माधवराव नारायण भट्ट नामक एक कुलीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी
गंगाबाई से 1824 ईस्वी के अंत में नाना साहब का जन्म हुआ था। नाना साहब के साथ ही बाजीराव ने एक अन्य पुत्र राव साहब को भी गोद लिया था। बालिका मन्नूबाई को नाना साहब और राव साहब की अच्छी मित्र मंडली मिल गई। तीनों बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते रहते। तत्कालीन परंपरा के अनुसार मन्नूबाई को घर पर ही शिक्षा देने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। बालिका मन्नूबाई चंचल तो थी ही, उस पर एकमात्र संतान और मातृविहीन थी। अतः वह नाना साहब को जो कुछ करते देखती, पिता से स्वयं भी वही मांग बैठती। पिता मोरोपंत भी अपनी पुत्री की इच्छा को मारना नहीं चाहते थे। नाना साहब घोड़े पर बैठ के घूमे जाते तो मन्नूबाई उनके साथ घोड़े पर बैठकर जाती। आखिर नाना साहब एक पूर्व पेशवा के पुत्र थे, जबकि मन्नूबाई पेशवा के आश्रित की पुत्री। भला बालिका मन्नूबाई इसे क्या समझ पाती? उसका तो काम केवल हठ करना था। कहा जाता है कि एक बार नाना साहब हाथी पर बैठकर घूमने जा रहे थे। उन्हें हाथी पर बैठा देखकर मन्नूबाई भी हाथी पर बैठने की जिद करने लगी। उनका जिद देख पेशवा बाजीराव ने नाना साहब को संकेत किया कि वह मन्नूबाई को भी हाथी पर बैठा ले, किंतु नाना साहब ही तो बच्चे थे, उन्हें मन्नूबाई पर अपना रौब दिखाना था। अतः वह पिता के संकेत की अनदेखी कर चलते बने। इधर मन्नूबाई थी कि अपना जिद छोड़ती ही नहीं थी, बार बार अपने पिता से हाथी पर बैठने की जिद किए जा रही थी। गुस्से में मोरोपंत कह बैठे, क्यों व्यर्थ का हट कर बैठती हो? अपना भाग तो दे, तेरे भाग में हाथी पे बैठना लिखा भी है। पिता के शब्द सुन बालिका मन्नूबाई ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ लिखा है, मेरे भाग में 1 छोड़ 10 हाथियों में बैठना लिखा है। बात आई गई हो गई, किंतु उस समय कौन कह सकता था कि इन शब्दों के पीछे भी कोई सच्चाई छिपी है। नाना साहब के साथ ही मन्नूबाई की युद्ध शारीरिक आदि शिक्षा संपन्न होती रही। ब्राह्मण की पुत्री होने पर भी वह युद्ध कला में विशेष रुचि रखती थी। इसी विषय में वीर विनायक दामोदर सावरकर अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर में लिखते हैं कि नाना साहब और छबीली को शस्त्रशाला में अश्लीलता घुमाने का अभ्यास करते देखने का भाग्य लाभ करने वालों में किसकी आंखें असीमानंद से प्रसन्न नहीं हुई होंगी। कभी लक्ष्मी की प्रतीक्षा में अश्वारूढ़ नाना खड़ा रहता था तो लक्ष्मी की कमर में तलवार बांध वायु से बिखरी कुंतली को संवारती हुई अश्वारूढ़ होकर वहां जाती थी। अपनी बैठक से उस तेज घोड़े को नियंत्रित रखने का भ्रम से उसकी उस समय नाना की अवस्था 18 वर्षों की तथा लक्ष्मी की बात 7 वर्षों की थी। कहने का आशय यही है कि मन्नूबाई को बचपन के पुरुष समाज में ही उठने बैठने का अवसर ज़्यादातर प्राप्त हुआ था। उसे शिक्षा भी पुरुषों के ही समान मिली, फलतः उसमें पुरुषोचित गुणों का समुचित विकास हुआ। कदाचित यही वह कारण रही है जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का निर्माण किया। शेष की कहानी आगे के गतांक में सुनेंगे।